स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी के लेक्चर नंबर 9 की। 8 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ। आज इस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं का टक्कर सिद्धांत, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का संकट, जिसे टक्कर भी कहते हैं, संकट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। देखिएगा, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्स एवं मैक्स ट्राउड्स व विलियम लुईस ने दिया। रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत किन 2 वैज्ञानिकों ने दिया? मैक्स ट्राउड्स एवं विलियम लुईस ने दिया। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि मैक्स ट्राउड्स एवं विलियम लुईस के अनुसार, या फिर मैं यूं कहूं रासायनिक अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत के अनुसार, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को कठोर गोले माना गया। क्या माना गया? कठोर गोले। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को क्या मानता है? कठोर गोले मानता है। वापिस से सुन लीजिएगा, मैक्स ट्राउड्स एवं विलियम लुईस के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को कठोर गोले माना गया, और माना गया कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए इन कठोर गोलों के मध्य टक्कर आवश्यक है। क्या आवश्यक है? टक्कर आवश्यक है। वापिस से सुन लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत किन 2 वैज्ञानिकों ने दिया? मैक्स ट्राउड्स एवं विलियम लुईस ने दिया। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि मैक्स ट्राउड्स एवं विलियम लुईस के अनुसार या रासायनिक अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को क्या माना गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कठोर गोले माना गया। जो अभिकारक के अणु होते हैं वो किस रूप में कंसीडर किए गए? कठोर गोलों के रूप में कंसीडर किए गए। और क्या माना गया? माना गया कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए इन कठोर गोलों के मध्य, या फिर मैं यूं कहूं अभिकारक अणुओं के मध्य क्या होना आवश्यक है? टक्कर होना आवश्यक है। जैसे एक अभिक्रिया है, A+B से उत्पाद बन रहा है, तो इस अभिक्रिया में A और B क्या है बताओ? अभिकारक। और इन अभिकारकों को यह सिद्धांत क्या मानता है? कठोर गोले मानता है। कठोर गोले मानता है इस प्रकार से। और क्या मानता है कि ये अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब इन अभिकारक अणुओं के मध्य क्या संपन्न होगी? टक्कर संपन्न होगी। इसके बाद में इन दोनों वैज्ञानिकों ने टक्कर आवर्ती को परिभाषित किया। टक्कर आवर्ती, जिसे हम संकट आवर्ती भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? Z के द्वारा। और टक्कर आवर्ती की परिभाषा राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, टक्कर आवर्ती क्या होती है? अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण में
प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की कुल संख्या को टक्कर आवर्ती या संकट आवर्ती कहा जाता है। ये परिभाषा आपको याद करनी है। अभी मैं इसका मतलब बता देता हूँ, पहले परिभाषा आप देख लीजिएगा। अभिक्रिया का मिश्रण है, उस मिश्रण के इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में अभिकारक अणुओं के मध्य या फिर मैं कहूँ कठोर गोलों के मध्य जितनी टक्करें संपन्न हो रही है, उन टक्करों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? टक्कर आवर्ती या संकट आवर्ती कहा जाता है। और इसको हम जेड के द्वारा निरूपित करते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ मैक्स स्ट्राउड्स एवं विलियम लुईस ने टक्कर आवर्ती को किसके द्वारा, किस प्रतीक के द्वारा निरूपित किया? जेड के द्वारा। बिल्कुल, परमाणु क्रमांक को भी जेड से निरूपित करते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को भी जेड से निरूपित किया जाता है और टक्कर आवर्ती को भी जेड से निरूपित किया जाता है। तो मान लीजिएगा ये जो अभिक्रिया है किसी पात्र में हो रही है, ये मान लीजिएगा कोई पात्र है, इस पात्र में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। A प्लस बी से क्या बन रहा है बताओ? उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। P मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक अभिक्रिया का मिश्रण हो गया। इस अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में, इसका जो टोटल आयतन है उसका इकाई आयतन जो होगा, उस इकाई आयतन में प्रति सेकंड में इन अभिकारक अणुओं के मध्य या फिर कठोर गोलों के मध्य होने वाली टक्करों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है बताओ? टक्कर आवर्ती कहा जाता है। और इसको बच्चों किससे निरूपित करते हैं? जेड से निरूपित करते हैं। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टक्कर सिद्धांत है द्विअणुक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया। कैसी अभिक्रियाओं के लिए दिया गया? द्विअणुक अभिक्रियाओं के लिए, यानी ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जिनकी आणविकता कितनी हो? 2, अर्थात जिसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले? 2। तो जैसे एक अभिक्रिया मैंने इधर लिखी, वापस से लिख लेता हूँ। A प्लस बी से क्या बन रहा है बताओ? उत्पाद। तो यह एक द्विअणुक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए टक्कर सिद्धांत दिया गया। बिल्कुल, किसके द्वारा दिया गया? मैक्स स्ट्राउड्स एवं विलियम लुईस के द्वारा। ये वैज्ञानिकों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर भी पूछ लेता है कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत किसने दिया? मैक्स स्ट्राउड्स एवं विलियम लुईस ने। और क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर गोले होते हैं। और इन कठोर गोलों के मध्य टक्कर होगी तभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। और अगली बात टक्कर आवर्ती के बारे में उन्होंने बताई। टक्कर आवर्ती क्या होती है? अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली टक्करों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? टक्कर आवर्ती। यह सिद्धांत द्विअणुक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया, जैसे A प्लस बी से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। के बाद में आपको ध्यान रखना है कि मैक्स स्ट्राउड्स एवं विलियम लुईस ने द्विअणुक अभिक्रियाओं के लिए जब ये सिद्धांत दिया तो इसके साथ उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी K के लिए एक फॉर्मूला भी दिया। उनके अनुसार K बराबर होता है ZAB e की पावर माइनस EA बटा RT, ठीक है। जहाँ पे K क्या है? वेग स्थिरांक। ZAB क्या है? ZAB है अभिकारक A व B की टक्कर आवर्ती, A व B की टक्कर आवर्ती, अर्थात अभिक्रिया के मिश्रण में अभिकारक A व B के मध्य होने वाली टक्करों की कुल संख्या प्रति सेकंड एवं प्रति इकाई आयतन में। और E की पावर माइनस EA बटा RT क्या है? E की पावर माइनस EA बटा RT है अभिकारक अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर
या उससे अधिक हो। देखिएगा, आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि अभिकारक अणुओं के पास रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। जिन अभिकारक अणुओं के पास कम से कम देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होगी, वो अभिकारक के अणु किस में चेंज होंगे? बताओ, उत्पाद में चेंज होंगे। तो मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस ने भी उस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके इस समीकरण में ये वाला जो पद है, मैथमेटिकल जो ये वाला पद है, इस पद को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि यह पद अभिकारक अणुओं का वह अंश है जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे क्या हो? अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि इस बात पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी आपकी बुक में दे रखा है जिसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बताओ ZAB क्या है? अभिकारक A व B की टक्कर आवर्ती यानी प्रति इकाई आयतन एवं प्रति सेकंड में होने वाली टक्करों की कुल संख्या किनके मध्य? A व B के मध्य। ठीक है, और e की पावर माइनस EA/RT क्या है? अभिकारक अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे क्या हो? अधिक हो। अब देखिएगा, इस समीकरण की तुलना यदि मैं आर्रेनियस की समीकरण से करूं, आर्रेनियस की समीकरण क्या थी? K बराबर AE की पावर माइनस EA/RT। ठीक है, तो K बराबर क्या हो गया? बताओ, ZAB किसके संगत है? आर्रेनियस गुणांक A के संगत। ZAB यानी टक्कर आवर्ती आर्रेनियस गुणांक A के संगत हो गई और e की पावर माइनस EA/RT, e की पावर माइनस EA/RT। तो ध्यान रखिएगा, मैक्स स्ट्राउड्स एवं विलियम लुईस ने जो वेग स्थिरांक K का जो समीकरण दिया, उस समीकरण में टक्कर आवर्ती जो है वो आर्रेनियस के समीकरण में आर्रेनियस गुणांक A के क्या है? समान या उसके क्या है? बराबर। मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस ने अगली बात बताई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में सक्षम नहीं होती। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया का मिश्रण है जिसमें अभिक्रिया का मिश्रण है जिसमें अभिकारक A व B के मध्य क्या हो रही है? टक्करें हो रही है। खूब सारे A के अणु हैं और खूब सारे किसके अणु हैं? B के हैं। तो इनमें होने वाली टक्करों की संख्या भी क्या होगी? खूब सारी होगी, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। बहुत सारी टक्करें इनके मध्य संपन्न होती है। तो मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस क्या कहता है कि इन अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सारी टक्करें अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में सक्षम नहीं होती। मान लीजिएगा इनके मध्य 5 लाख टक्करें संपन्न हो रही है। इन अभिकारक अणुओं के मध्य कितनी टक्करें संपन्न हो रही है? मान लिया मैंने 5 लाख टक्करें संपन्न हो रही है। तो मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस क्या कहता है कि ये सारी की सारी टक्करें इन अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में सक्षम नहीं है। तो फिर कौन सी टक्करें ऐसी हैं जो इन अभिकारकों को उत्पाद में बदलेगी? मतलब क्या कहना चाह रहा है मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सारी की सारी टक्करें काम की नहीं होती। सारी टक्करें काम की नहीं होती क्योंकि कुछ टक्करें इतनी धीमी गति से होती है, इतने कम फोर्स के साथ होती है कि वो अभिकारकों को उत्पाद में नहीं बदल पाती। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि सारी टक्करें प्रभावी नहीं होती। कुछ टक्करें इतनी धीमी गति से होती है कि वो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में सक्षम नहीं होती। तो फिर कौन सी टक्करें अभिकारकों को उत्पाद में बदलती है? तो मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस ने कहा कि केवल वे टक्करें अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने में सक्षम होती है जिनके दौरान दो बातें हो। नंबर एक वो पहली बात क्या है कि
अभिकारकों के पास या अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा हो। टक्कर के दौरान अभिकारक अणुओं के पास क्या हो, पर्याप्त ऊर्जा हो। कहने का मतलब क्या है कि टक्करें थोड़ी ढंग की होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा के साथ अभिकारक अणु एक दूसरे से टकराने चाहिए, तभी वो उत्पाद में बदलते हैं। दूसरी बात क्या है कि टक्कर के दौरान अभिकारकों का विन्यास उचित होना चाहिए, या फिर मैं कहूं अभिकारकों का अभिविन्यास उचित होना चाहिए। केवल वे टक्करें अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने में सक्षम होती है जिन टक्करों के दौरान अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा हो और उनके टकराने का अभिविन्यास क्या हो, उचित हो। और इस प्रकार की टक्करों को प्रभावी टक्कर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रभावी टक्कर क्या होती है। तो प्रभावी टक्कर वे टक्कर होती है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने में क्या हो, सक्षम हो, या फिर मैं यूं कहूं कि वे टक्करें प्रभावी होती है जिनके दौरान अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा हो, या फिर जिन अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है वो जब आपस में टकराते हैं तो वो टक्कर क्या होती है, प्रभावी, यदि उनका विन्यास या अभिविन्यास क्या हो, उचित हो। तो पर्याप्त ऊर्जा वाली बात तो आपके समझ में आ गई होगी। उचित अभिविन्यास का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अभिक्रिया है CO प्लस NO2 के मध्य अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। CO प्लस NO2 के मध्य अभिक्रिया होगी तो बनेगा CO2 प्लस NO, ठीक है। ये अभिकारक के अणु है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु है और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस NO, ठीक है। इस CO2 की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना आपने पढ़ी होगी कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं और लीनियर स्ट्रक्चर होती है, रेखीय स्ट्रक्चर होती है, रेखीय संरचना होती है। इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। अब इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी तो बताओ क्या बनेगा, CO2 प्लस NO2। तो मैक्स ट्राउज और विलियम लुइस क्या कहता है कि इन दोनों के मध्य होने वाली टक्करें प्रभावी कब होगी, प्रभावी होगी पहली बात, इन दोनों के पास टकराने के दौरान क्या होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। पर्याप्त ऊर्जा के साथ ही आपस में क्या होने चाहिए, टकरानी चाहिए। दूसरी बात, इनका टकराने का अभिविन्यास क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। देखिएगा ये मैंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु, ठीक है। कठोर गोले माना गया था तो गोलाकार संरचना बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और NO2 का अणु मैंने बना दिया NO और O, ये मान लो NO2 का अणु है। अब देखो इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है, एक और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ना है। तो अगर ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ टक्कर करे तो इसका मतलब कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन, जबकि CO2 में तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन आपस में टक्कर कर रहे हैं तो ये टक्कर गलत है, ये विन्यास उचित नहीं है। इसका मतलब टक्कर के दौरान इस कार्बन के सामने क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए। तो देखो ये वाली टक्कर देखो आप, ये देखो। अब इस टक्कर में क्या हो रहा है, कार्बन किसके साथ टकरा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ टकराना जरूरी है। कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ टकरा जाएगा तो बताओ क्या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, क्या नहीं होगी, क्या विन्यास उचित होगा, क्या नहीं होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि ये कार्बन किसके साथ टकराए, ऑक्सीजन के साथ। सर क्यों टकराए, क्योंकि ऑक्सीजन है ना वो कार्बन से जुड़ेगा, या फिर मैं कहूँ कार्बन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो ये वाला विन्यास क्या है, उचित है।
और इस विन्यास के फलस्वरूप होगा क्या कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, और ये NO क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो टक्कर है ना, ये क्या है, प्रभावी। क्यों? क्योंकि एक तो पर्याप्त ऊर्जा के साथ हो रही है, ठीक है, और दूसरा इनके टकराने का अभिविन्यास क्या है, उचित। बात समझ रहे होंगे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ टकराना जरूरी है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ टकराएगा तब तो CO2 बनेगा, लेकिन कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ टकरा जाएगा, देखो कार्बन के सामने क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, तो क्या बताओ अभिक्रिया संपन्न होगी क्या, नहीं होगी। तो ये क्या है, उचित अभिविन्यास का फैक्टर। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा NO2 और NO2 के बीच में अभिक्रिया हो रही है। एक एग्जाम्पल PDF में दे रखा है, ये वाला दे रखा है PDF में, देखो NO2 प्लस NO2 से क्या बनता है बताओ, N2O4। N2O4 की संरचना क्या होती है बताओ, P ब्लॉक में पढ़ोगे आप, ये N2O4 की संरचना है। इसका मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसका मतलब टकराना भी नाइट्रोजन के साथ चाहिए। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ टकराएगा तो बताओ क्या वो विन्यास उचित होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मैं NO2 की संरचना बना रहा हूँ, मान लीजिएगा ये NO2 है, ठीक है, और ये NO2 है। अब देखो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ टकराए तब तो विन्यास क्या है, उचित है, ये राइट है, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा हो जाए तो क्या ये वाला विन्यास या अभिविन्यास उचित है क्या, ये देखो इसमें नाइट्रोजन किसके साथ टकरा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या ये बन पाएगा क्या, N2O4 नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ टकराएगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये क्या है, प्रभावी टक्कर। तो प्रभावी टक्कर का मतलब दो चीजें होनी चाहिए। नंबर एक, अभिकारक अणुओं के पास टकराने के दौरान पर्याप्त ऊर्जा हो, दूसरा उनका अभिविन्यास क्या हो, उचित हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान अभिकारक अणुओं को दो बाधाएं पार करनी होती है। कितनी बाधाएं पार करनी होती है, दो। नंबर एक, ऊर्जा अवरोध। नंबर एक, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध का मतलब अभिकारक अणुओं को, ये वाला अवरोध जो है इसे हम ऊर्जा अवरोध कहते हैं, जहाँ पे C बनता है। अभिकारक अणुओं को यहाँ पर आना पड़ता है, उसके बाद कहाँ आना होता है, नीचे। तो जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे क्या वो उत्पाद में बदल पाएंगे क्या, नहीं। तो दो परेशानी आती है अभिकारक अणुओं के सामने रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान। एक तो उनको ऊर्जा का अवरोध पार करना होता है, और ऊर्जा का अवरोध पार कब होगा, जब उनके पास क्या होगी, पर्याप्त ऊर्जा होगी। और दूसरा, अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध यानी उनके टकराने का विन्यास क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगर टकराने का विन्यास उचित होगा तो वो अभिविन्यास के अवरोध को भी क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान अभिकारक अणुओं को दो अवरोध पार करने होते हैं, दो बाधाएं पार करनी होती है। पहली बाधा तो क्या है, ऊर्जा अवरोध को पार करना होता है, मतलब यहाँ तक पहुँचना होता है। और दूसरा, अभिविन्यास का जो अवरोध है वो मैंने आपको अभी बताया। अगर वो गलत तरीके से आपस में टकराएंगे तो बताओ क्या उत्पाद का निर्माण कर पाएंगे क्या, नहीं। तो ये दो अवरोध आपको ध्यान रखने हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नोट्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिएगा अगली बात क्या ध्यान रखनी है आपको। मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम ने जो K का समीकरण दिया वो क्या था, ZAB, K बराबर ZAB e की पावर माइनस EA बटा RT, ठीक है। इस K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K बराबर F गुणा Z, ठीक है। इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ Z तो क्या है, टक्कर आवृत्ति, और F क्या है, e की पावर माइनस EA बटा RT। तो ये आप इसका शॉर्टकट फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं। K बराबर होता है F गुणा Z। आपको बुक में K की जगह वेग लिखा हुआ भी मिलता है, तो एक ही बात है, वेग बराबर dx बटा dt इज इक्वल टू F गुणा
Z, जहाँ F क्या है, अभिकारक अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा या उससे क्या हो ज़्यादा, और Z क्या है, टक्कर आवर्ती। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बताया वापस से सुन लीजिएगा कि नंबर 1, यह सिद्धांत किसने दिया, मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुईस ने दिया। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को क्या माना जाता है, कठोर गोले, और माना जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए इनके मध्य क्या होना आवश्यक है, टक्कर होना आवश्यक है। अगली बार टक्कर आवर्ती की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई सेकंड में होने वाली टक्करों की कुल संख्या को अभिकारक अणुओं के मध्य क्या कहलाती है, टक्कर आवर्ती कहलाती है, जिसे Z से निरूपित करते हैं। फिर K का समीकरण आपको याद रखना है, K बराबर ZAB e⁻⁻ जहाँ ZAB तो क्या है, टक्कर आवर्ती, और e⁻⁻ क्या है, अभिकारक अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा या उससे क्या हो, ज़्यादा हो। फिर आपको मैंने बताया प्रभावी टक्कर क्या होती है, जो टक्कर अभिकारकों को उत्पाद में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। और प्रभावी टक्कर के लिए कितनी शर्तें आवश्यक है, 2। नंबर 1, उनकी टक्कर के दौरान उनके पास पर्याप्त क्या होनी चाहिए, ऊर्जा, और दूसरी बात क्या थी कि उनका टकराने का अभिविन्यास क्या होना चाहिए, उचित। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कितने अवरोधों को पार करना होता है, 2 अवरोधों को पार करना होता है। नंबर 1 ऊर्जा अवरोध और नंबर 2 अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध मैंने आपको बताया किस प्रकार से वो पार करते हैं, अगर वो सही टकराएंगे तब तो पार कर जाएंगे, और सही नहीं टकराएंगे तो वो पार नहीं कर पाएंगे। और फिर जो K का समीकरण, उसका शॉर्टकट फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो ये था टक्कर सिद्धांत, जो किसने दिया, मैक्स स्ट्राउड एवं विलियम लुईस ने। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र, और ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा। इसके बाद में जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र है। सबसे पहली बात ये सुन लो आप कि इस टॉपिक में से जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये डायग्राम बनाना, ये ग्राफ जो यहाँ पर हम बनाएंगे, एक वक्र हम बनाएंगे, उस वक्र को बनाना परीक्षा में पूछा जाता है। देखिएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र क्या होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग 2 से कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर कितने गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना ही क्यों होता है, इस बात को समझाने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र दिया गया। देखिएगा इस वक्र का मोटो आपके समझ में आ गया होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना ही क्यों होता है, इस बात को मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र के द्वारा समझाया जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उपस्थित अभिकारक के जो अणु होते हैं, अभिकारक के जो अणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अभिकारक के अणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा वो कौन सी वो गतिज ऊर्जा जिसके कारण वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। तो कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, और कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास मध्यम मान की गतिज ऊर्जा होती है। कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, और कुछ अभिकारक के अणु ऐसे होते हैं जिनके पास मध्यम गतिज ऊर्जा होती है, मध्यम मान की गतिज ऊर्जा होती है। और ये वाले जो अभिकारक के अणु होते हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो बताइएगा यहाँ पर एक वक्र मैं बना रहा हूँ, इस एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया,
गतिज ऊर्जा और y अक्ष पे मैंने क्या ले लिया, अभिकारक अणुओं का अंश। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो वक्र होगा वो किस प्रकार का बनेगा। देखिएगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा देखो 0 है, फिर धीरे धीरे गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ पर लगभग मध्यम मान की गतिज ऊर्जा आ गई, फिर आगे जाएंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये देखो इधर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम, यहाँ पे मध्यम मान की गतिज ऊर्जा और यहाँ पे न्यूनतम गतिज ऊर्जा। तो बताओ ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होगा। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ये क्षेत्रफल है, ये देखो ऐसे, ये देखो ये क्या है, ये वो क्षेत्रफल है जो अभिकारक अणुओं के अंश को बता रहा है। ये देखो यहाँ पर सबसे कम अभिकारक अणु है, फिर बढ़ते जा रहे। यहाँ पर अभिकारक अणुओं का अंश क्या हो गया, ज़्यादा, और फिर अभिकारक अणुओं का अंश धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कुछ अभिकारक अणु ऐसे हैं जिनके पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा है, कुछ अभिकारक अणु ऐसे हैं जिनके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा है, और कुछ अभिकारक अणु ऐसे हैं जिनके पास मध्यम गतिज ऊर्जा है। और ये वाला अंश है ना सबसे ज़्यादा होता है। तभी ये ग्राफ देखो पहले नीचे से ऊपर जाता है और फिर वापस कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। इसके इधर वाले जो अभिकारक के अणु हैं उनके पास गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम। और याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक के अणु होते हैं जो उत्पाद में बदलते हैं, उनके पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये, यानी ये वाला जो अभिकारक अणुओं का अंश है वो सक्रिय ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा रख रहा है या उसके बराबर ऊर्जा रख रहा है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा या फिर देली ऊर्जा मान लो। तो ये वाला जो अंश है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद में बदलता है। ठीक है, तो बताओ ये ग्राफ जो है वो मैंने मान लिया T डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो गतिज ऊर्जा है जिसके संगत अधिकांश अभिकारक के अणु होते हैं, इस गतिज ऊर्जा को कहा जाता है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। बात आती है कि कौन से अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या ये वाले लेंगे, नहीं। क्या ये वाले लेंगे, नहीं। ये वाले अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्योंकि इनके पास अधिकतम क्या होती है, गतिज ऊर्जा। और मैंने आपको बताया था अधिकतम ऊर्जा रखने वाले जो अभिकारक होते हैं वही अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया। 10 डिग्री सेल्सियस, पहले कितना था, T डिग्री सेल्सियस था, अब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या किया, बढ़ा दिया। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाता है तो ये जो वक्र है इसका जो शीर्ष बिंदु है वो कुछ दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। जैसे ही दाईं ओर विस्थापित होगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो अंश है अभिकारक अणुओं का जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। ये देखो पहले ये क्षेत्रफल इतना था, ये नया क्षेत्रफल जुड़ गया। ठीक है, अभी जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना हो जाता है, या फिर मैं कहूँ 2 से 3 गुना हो जाता है। ये वाला अंश ही अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना। बताओ ये कितना गुना हो गया, लगभग 2 गुना या 2 से 3 गुना हो गया। पहले ये इतना था और ये फिर इतना हो गया, ये इतना था फिर इतना हो गया, यानी इतना बढ़ गया। तो बताओ ये कितने गुना हो गया, 2 से 3 गुना हो जाता है। इसी कारण से अभिक्रिया का वेग भी कितने गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना। बात समझ में आई होगी। पहले देखो यहाँ पर जो अभिकारक के अणु थे मान लो 500 थे। ठीक है, अब 1000 या 1500 हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो 2 से 3 गुना हो जाएगा। इसी कारण से अभिक्रिया का वेग भी कितना गुना हो जाएगा, 2 से 3 गुना। ये ग्राफ कितने डिग्री सेल्सियस पर बताओ, T+10 डिग्री सेल्सियस पर। T डिग्री सेल्सियस पर ये इतना क्षेत्रफल था, T+10 डिग्री सेल्सियस पर इतना और जुड़ गया। अब टोटल जो क्षेत्रफल है वो पुराने वाले क्षेत्रफल का 2 से 3 गुना हो गया। इसी कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, 2 से 3 गुना। आपको देखने पे लग रहा होगा कि ये जो भाग है ये इसका 2 गुना नहीं है या 2 से 3 गुना नहीं है, आपको थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ग्राफ में ये चलता है इतना। ठीक है, इसको आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया कि अब ये जो क्षेत्रफल है पुराने वाले क्षेत्रफल का कितने गुना हो गया, 2 से 3 गुना। इसी कारण से अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, 2 से 3 गुना। तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे। इस क्लास में मैंने आपको 2 टॉपिक स्टडी करवाए हैं। नंबर 1
रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत और दूसरा मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। ये वक्र आपको ध्यान रखना है, ये वक्र ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगली क्लास में यानी लेक्चर नंबर 10 में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने अच्छे लेक्चर्स और इतनी अच्छी PDF आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, एक वीडियो बनाने में कम से कम वीडियो आधी घंटे का होता है या 1 घंटे का होता है, लेकिन उसकी एडिटिंग जब की जाती है तो उसको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो काफ़ी मेहनत होती है बच्चों, इतना आसान नहीं है। क्लास के अंदर पढ़ाना अलग बात होती है और कैमरे के सामने पढ़ाना, मेरे सामने कोई नहीं है, बस कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है। तो इस वर्क का सम्मान कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे क्या करें, शेयर। और हाँ, मैं आपको